तो इन्होंने इसलिए किया ताकि वो जानते हैं कि ट्रंप जो है वो अगर रास्ते से हट गया तो ये सारा जो आपको मैं जिसको पिवट आपको कह रहा था, वो पिवट जो है वो ढीला पड़ जाएगा। इनकी लिवरेज जो है या इनकी पेनिट्रेशन जो है अभी अमेरिका में, वो पेनिट्रेशन कभी सोवियत यूनियन के पास भी नहीं था, क्योंकि इनके पास पैसे हैं, इनके पास पैसा है। और ये शुरू से, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, कुछ कंट्रीज़ के बारे में मुझे इनकी पूरी जो मोडस ऑपरेंडी है उसका मुझे बिल्कुल ज्ञान है। और मैंने जो देखा था कि बांग्लादेश में अगर ये कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इनके फर्म्स, तो इनको अलाउड है कि 3% तक तुम घूस दे सकते हो। म्यांमार में वही था, श्रीलंका में हमने देखा। तो ये ब्राइबिंग में ये लोग बहुत, ये जन्म से ही है इनके, वो खून में है वो ब्राइबिंग करना। दूसरा मैंने इनका ये देखा कि जब से इनका जो इकोनॉमिक पावर जब बढ़ा तो इन लोगों ने मीडिया को ख़रीदना शुरू किया। अब आपको विश्वास नहीं हुआ कि रिपब्लिकन्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक आर्टिकल भेजा कि भाई इसको ऑप-एड पेज में छापने, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ ने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं, ये आर्टिकल नहीं जाएगा, हम नहीं छपने देंगे। नेपाल में मुझे मालूम है, एक नाम नहीं लूँगा, एक प्रो मोनार्की राजा के ज़माने में मिनिस्टर होता था, वो बिल्कुल माओवादियों का अगेंस्ट था, अगेंस्ट सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सब किया। तो इन्होंने उसको ब्राइब पहुंचा दिया, उसने अपना बदल लिया। और इसीलिए आप जो अमेरिका में देख रहे हैं आज, अमेरिका में क्या हुआ साहब, एक हिस्ट्री शीटर काउंटरफिट करेंसी लेके गया दुकान में, पुलिस आई। पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए था, उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ, उस आदमी की मृत्यु हो गई। मैं उसके लिए सबको दुनिया में सहानुभूति है, जो नहीं होना चाहिए था। उस पुलिसकर्मी के लिए के प्रति सबको गुस्सा है। लेकिन उसमें ये बताइए कि प्रेसिडेंट ट्रंप का उसमें क्या गलती है? उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या गलती है? तो हुआ क्या कि जब इनको पास पैसा आ गया, ये पेनिट्रेस है, 200-300 फ्लाइट वहां पे डेली चाइना से यूएसए जाते थे। आप समझ जाओ कि उनका पेनिट्रेशन कितना डीप हो गया होगा, कितने लोग को उन्होंने अपने पेरोल पे रखा हुआ होगा। और उसी का ये है, आज वो उसको लिवरेज कर रहे हैं। और अगर वहां लिवरेज कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ तो पहले से ही बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, क्या आप क्या करना चाह रहा था कि जो अमेरिका के यूएसए के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें चाइना का तो बहुत बड़ा रोल नजर जी आ रहा है। जी 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 क्या हमारे देश में भी चाइना का हस्तक्षेप है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो एपरेटस पहले से बना हुआ है, आज से नहीं। ये एपरेटस तो पहले से है भाई। 1962 वॉर का ले लीजिए, उस समय हैं? ये कुछ लोग माला लेके तैयार थे उनको वेलकम करने के लिए। उसके पहले की भी आप पृष्ठभूमि ले लीजिए। 1967 में जब माओवाद का ये पहली बार वो नक्सल बाड़ी में जब वो उथल पुथल हुई, तो आप उस समय माओ का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। पील ऑफ थंडर क्या कुछ ऐसे उसने बोला था। तो हिंदुस्तान में तो पहले से, और यहां पर एक आपके एक नेता चोरी छुप के डोकलम क्राइसिस के अंदर जाते हैं, पकड़े गए, आज तक पता नहीं है। बार बार मैं पूछता हूं, पर मुझसे पूछो, पुलिस स्टेशन में ले जाके पूछो उससे
अगर नहीं बताता है कि भाई तेरी बात क्या हुई थी डोकलाम क्राइसिस में, कैसे आप चले गए। और वो महिला, विदेशी महिला का आपने देख लिया। मुझे याद है कि जब उसने इलेक्शन जीता, जो 147 सीट आए थे, वो जो ज्योति बासु थे, उनको बोला कि मैडम अब आप 5 साल आराम से रूल कीजिए। वो किसके बिहाफ पे एश्योरेंस दे रहा था? चाइनीज के बिहाफ पे वो एश्योरेंस दे रहा था। फिर उसने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई महिला ने, वो सारे प्रो चाइना लॉबी थे उसमें भरे हुए। आपकी पूरी जो यहाँ पे व्यवस्था जो है, आपकी मीडिया है और ये है सब, आप मैगजीन उठा के ले लीजिए, नाम नहीं लूंगा। अब सबको मालूम है कौन सा न्यूज़पेपर साउथ में है जो कि पूरा कभी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं निकलता है। आपको बोलेंगे, आप लेफ्टिस्ट आके वो शाहीन बाग में ये हो रहा है, लेकिन इनसे पूछो कि ये जो यूगुर में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो क्या ठीक है? चुप। तो यहां तो अमेरिकन्स के बाप हैं यहां बैठे हुए, अच्छा खासा इनको पैसा मिल जाता है, अपना रोजी रोटी चल रहा है। कोई टिंट लिंट पता नहीं क्या क्या चले हुए। जितनी दुकानें बंद हो गई, कितनी दुकानें बंद हो गई और कितनी दुकानें अभी चाइनीज ने खोल के रखी, और अभी और होगा। आपको मैं ये भी चेतावनी देता हूं, ये अभी और होगा। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा लोगों से कि चाइना को बायोलॉजिकल वॉरफेयर अनलीश करने के लिए दोषी ठहराएं और उसे पूरी दुनिया उसको दुश्मन माने। आपने कुछ, आप लद्दाख। साहब, मेरा एक और प्रश्न था, क्या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और लद्दाख में जो चाइना का आक्रामक रवैया है, ये आपस में लिंक्ड हैं? नहीं, वो भी एक वजह है, उसका एक वजह है। आपको ताइवान तो एक मेन इशू है, उसके सब्सिडरी इश्यूज भी हैं, और सब्सिडरी इश्यूज हैं जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि आप उसको बेल्ट रोड इनिशिएटिव के दर्जे में सबको क्लब कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि ये जब हमने 370 का एब्रोगेशन किया तो चाइना ने इस बात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। अब उनको क्या ये है कि भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना तो उससे जो फार फ्लंग एरियाज जो हैं हमारे, उसका कंसोलिडेशन होगा, वो उसके खिलाफ हैं। उनको ये मालूम, जो हमारा अब ज़्यादा स्ट्राइडेंट पोजीशन जो हो गया है गिलगिट बाल्टिस्तान को लेके, वो उससे वो परेशान है। हम पीओके की बात करते हैं तो परेशानी उनको होती है, हम यूएन टेरिटरी लद्दाख डिक्लेयर करते हैं तो परेशानी उनको होती है। उसके बाद हमने कुछ अपनी स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी पे, तो उससे परेशानी इनको ये होती है। हम वहाँ पे फौजें अपने थ्रेट परसेप्शन के अनुसार हम पर्याप्त मात्रा में जब उसको बनाते हैं तब उनको परेशानी होती है। तो ये 370 से उनको ये लगता है कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान के में से जो उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जाता है, हमारा जो पोस्चरिंग है वो उस पर असर डालेगा। और बेल्ट रोड इनिशिएटिव, देखिए जो मैं कह रहा था कि ये जो स्ट्रैटेजिक द्वंद्व जो चल रहा है ईस्ट चाइना सी, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में, ये अगर चाइना को इसमें सेटबैक लगता है तो इसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी खत्म हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, हम क्यों आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव, मतलब ये चाहते कि पूरी दुनिया का जो व्यवस्था हो, जो मर्केंटाइल व्यवस्था हो, वो चाइना सेंट्रिक हो। जिस तरह से मैंने इंडिया सेंट्रिक मैप आपको दिखाया ना, उस तरह से वो चाहता है कि पूरा चाइनीज सेंट्रिक हो। तो इस कारण उनको उसकी भी तकलीफ है।
तो 370 का तो बहुत गहरा जख्म इनको लगा है। और दूसरी बात, जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और बात मैं बता दूं कि देखिए, मैं उस एरिया में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। 86 की बात है, हम वो दरबुक में थे उस एरिया में, और 62 के बाद हमने बड़ा उस पर हमने फोकस किया उस एरिया पे। और वहाँ के जो आप पूरी डिफेंसिव लेआउट देखोगे उस समय भी बहुत फॉर्मिडेबल और बहुत इम्प्रेसिव थे। और मुझे याद है जितेंद्र जी, 87 की बात है, उस समय कुछ युद्ध से वातावरण हो रहे थे, और मैं ले ट्रांजिट कैंप में उस समय था कुछ दिनों के लिए। तो मैंने देखा कि एक दिन में उस समय जो बिल्डअप हो रहा था, 60 70 जहाज चंडीगढ़ से बाकी जगह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे थे, आर्म्स एमुनिशन। और तब मुझे ये मैं तब की बात कर रहा हूँ 87 की, तब मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर इतनी क्षमताएं हैं, और आज तो क्षमताएं बहुत बढ़ गई हैं। तो मेरा यही कहने का ये है कि मेरा ये कहना है कि जब हमारी क्षमताएं 62 और में मैं बताया 5 बटालियंस थी केवल, उसके बाद वो डिवीज़न बन गई, आज डिवीज़न से कोर बन गई। आज हमारे पास स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम न्यूक्लियर कैपेबल है, हम मिसाइल, हमारे पास मिसाइल्स हैं। तो हमारे मिजाज में भी बदलाव आना चाहिए। हमारे मिजाज, अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना परसेप्शन है। अरे परसेप्शन की ऐसी की तैसी, वो तो परसेप्शन नहीं बोल रहा है वो है। और अगर परसेप्शन है भी तो वो एजेंडा हमेशा वही क्यों सेट करता है, यही है ना। तो देखिए, हम कहते हैं कि फौज में ये नहीं, मतलब किसी भी देश के लिए जो डिप्लोमेसी जो होती है ना, डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ, मतलब दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सैन्य ताकत, सैन्य बल, हार्ड पावर जिसको बोलते हैं, अगर आपको हार्ड पावर आपके पास है, पर्याप्त है, तो डिप्लोमेसी का भी उस पर असर दिखना चाहिए। तो आपकी डिप्लोमेसी वो 5 बटालियन वाली डिप्लोमेसी तो होगी नहीं, अब तो कोर वाली डिप्लोमेसी चाहिए, उससे भी बढ़कर होनी चाहिए आपको आपकी डिप्लोमेसी। तो उसके ये गुंडे की आंख में देखो, ये जो गुंडा होता है ना, उसका चरित्र बड़ा, उसकी जो आयु होती है, उसके इस पोस्चरिंग की वो बहुत कम होती है उसके। आप लोग कहते हैं ना कि आखिर हर गुंडा जो होता है वो मारा ही जाता है, तो वैसे ये भी मारा जाएगा एक दिन। ये तो आपने जिंदगी में देखा होगा, कोई क्रिमिनल, कोई गुंडा आखिर में वो तो या तो जेल में होता है, मारा जाता है। तो इस गुंडे की भी यही हालत होगी। तो हम ही क्यों ना वो हालत कर दें उसकी। सिंह साहब, मेरा आखिरी प्रश्न है, जो चाइना और भारत का फेस ऑफ चल रहा है लद्दाख के अंदर, इस पे कोरोना का कोई असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं वही कह रहा था, मैं उस एरिया में जब था तो यही मई के महीने में अप्रैल मई के महीने में ये होता था, ऑफ अलर्ट होता था। तो हम जाके वो जितने अपने डिफेंसेस है हम सब ऑक्यूपाई कर लेते थे। वो चलता था 1-1.5 महीने, वो चलता था। तरह तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, तरह तरह के पिक्चर्स पेंट किए जाते थे। तो इस बार क्या हुआ कि ये कोरोना के कारण ये डिले हो गया, 1-1.5 महीने से डिले हुआ। इसका इन्होंने एडवांटेज उठा लिया। तो इनका इरादा ही ये था कि भारत में जब तुम कोरोना ये करोगे तो इसका ये असर होगा। उसी तरीके से उनको मालूम था कि अमेरिका पैरालाइज हो जाएगा, यूरोप पैरालाइज हो जाएगा,
इंडिया पैरालाइज हो जाएगा, सब पैरालाइज हो जाएंगे और उसी समय मैं हांगकांग पर भी अपनी जो मेरा एजेंडा है वो सेट कर दूंगा, इस्टेब्लिश कर दूंगा, ताइवान पे कर दूंगा। तो ये लद्दाख पर भी इसका असर तो पड़ा ही है। लेकिन फिर मैं आखिरी में कहूंगा कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए पूरे दुनिया को चाइना को अपना दुश्मन मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।